Good morning everyone. Dear student, today I am going to tell you about the facts related to Indian artifacts by this video. So watch carefully this video. बच्चों, भारत एक महान देश है। सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही समस्त विश्व हमारी ओर आकर्षित रहा है। धन वैभव की संपन्नता के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा गया। आध्यात्मिक ज्ञान और वेदों के कारण इसे विश्व गुरु की भी संज्ञा दी गई। इन सब के साथ हमारी समृद्ध लोक परंपरा ने हमें विश्व में सबसे कलात्मक देश के रूप में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है। चित्रकला की अनोखी शैलियों से विभूषित इस देश की कुछ कलाओं का परिचय प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। तो बच्चों, आइए भारतीय कलाकृतियाँ और इस पे लिखा गया ये ललित निबंध हम पढ़ते हैं। बच्चों, हमें अपने देश की समृद्ध कला और संस्कृति पर गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी अलग पहचान है। जहां एक ओर हमारे देश में अनेक भिन्नताएं हैं, वहीं कला के रंगों की गहराइयां भी हैं। ध्यान से देखें तो हमारी संस्कृति एक विशाल कलात्मक वटवृक्ष है। इसकी हर डाली, हर पत्ते में अलग रंग की खुशनुमा महक छाई हुई है। इसकी हर शाखा की जड़ें जमीन में बड़ी गहराई के साथ धसी हुई हैं। इस विराट संस्कृति की कलात्मक गहराइयों का परिचय हमारे गर्व को और भी बढ़ाता है। साथ ही नई पीढ़ी का इससे जुड़ना कला को अमरत्व प्रदान करता है। हर मनुष्य के भीतर चित्र बनाने की एक स्वाभाविक इच्छा रहती है। वह अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को साकार करने के लिए शब्दों से भी पहले चित्रों का सहारा लेता रहा है। मानव सभ्यताओं के प्राचीनतम चिन्ह गुफाओं में चित्रित हैं। इसी परंपरा ने आगे चलकर विभिन्न चित्रकला शैलियों को जन्म दिया। तो आइए भारतीय चित्रकला की कुछ विशिष्ट शैलियों की रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है थंगक कलाकृतियाँ। आध्यात्मिक सोच का साकार और सुंदर रूप है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में बौद्ध धर्म के साथ इस कला ने भी तिब्बत में अपनी जगह बनाई। बौद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से संबंधित विषयों की इस कला का नामकरण थंगक किया। इस शैली के चित्र गहरी भावना का रहस्य उकेरे जाते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सूत्र का आशावाद और वज्रयान शाखा के तांत्रिक मूल्यों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है यह कला, जो इसे थंगक कलाकृतियाँ कहते हैं। इन चित्रों के दर्शन मात्र से सांसारिक कष्ट कट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। सामान्यतः इन चित्रों को 5 भागों में बांटा गया है: भगवान बुद्ध अथवा अन्य धार्मिक चरित्र, देवी देवता, बौद्ध दर्शन, मंडल और उपदेश। थंगक चित्रों को बनाने की शैली बिल्कुल अलग है। इन चित्रों में आध्यात्मिक प्रतीकों को विशेष स्थान दिया गया है। इन्हें सफ़ेद कपड़े पर बनाया जाता है। गहरी बारीक चित्रकारी से भरे इन चित्रों में रंगों का विशेष महत्व होता है। इन रंगों में सफ़ेद रंग शांति, सुनहरा, नवजीवन, आनंद और निर्वाण को परिभाषित करता है, जबकि लाल रंग प्रेम और द्वेष दोनों को चित्रण करता है। तो काला रंग क्रोध, पीला रंग अनुकंपा और हरा रंग चेतना को परिभाषित करता है। रंग योजना के कारण ये चित्र भावनाओं की साकार अभिव्यक्ति होते हैं। इन रंगों की खास बात यह है कि ये सभी प्रकृति से प्राप्त खनिज और वनस्पति से तैयार किए जाते हैं। थंगक शैली में बनी कलाकृतियाँ आस्था, त्याग, समर्पण, प्रेम और गहन धार्मिक विश्वास के साथ ईश्वर की महान शक्ति का रूप मानी जाती हैं। अगला है तंजावुर कलाकृतियाँ। भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नामक एक छोटा सा नगर है, जहाँ इस कला शैली का जन्म हुआ। हमारे देश के विभिन्न मंदिरों में इस शैली से बने चित्र बड़ी ही आसानी से देखे जा सकते हैं। 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। मराठा रजवाड़े में कला और संस्कृति को आश्रय और प्रोत्साहन देने की अद्भुत परंपरा थी। उस काल में तंजावुर कला शैली का भरपूर विकास हुआ।
तंजावुर कलाकृतियाँ कटहल की लकड़ी के पट्टी पर गोंद से सूती कपड़े को चिपकाकर बनाया जाता है। सूती कपड़े पर चूने के पत्थर का लेप किया जाता है। इस सतह को चिकने पत्थर या सीप से घिसकर बराबर बनाया जाता है। फिर पूरा चित्र बना लेने के बाद जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों को चिपकाया जाता है उनके लिए खाली जगह छोड़ दिया जाता है। बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्नों को और कीमती पत्थरों को चिपकाया जाता है। रत्नों के किनारे पर सोने के वरक को इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। जड़ाव का काम पूरा हो जाने पर वनस्पतियों से तैयार रंगों की सहायता से नरम ब्रश द्वारा कलाकृति को पूरा किया जाता है। तंजावुर चित्रों के विषय धार्मिक और पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। इस शैली में नवीनतम कृष्ण, मक्खन लिए बालकृष्ण की छवि और राम राज्याभिषेक के चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। समय के साथ इस शैली में अब कुछ नए विषयों के चित्र भी बनने लगे हैं। रत्नों व सोने की बारीक कारीगरी के कारण ये कलाकृतियाँ बहुमूल्य होती हैं। अगला है वर्ली लोक कला। वर्ली लोक कला का नाम महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहने वाली जाति वर्ली से जुड़ा है। इस कला की प्राचीनता के बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लिपि से पूर्व ही अस्तित्व में आ चुकी थी, परंतु यह कला 10वीं शताब्दी से लोकप्रिय हुई यह भी माना जाता है। वर्ली क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी का शासन रहा। सभी ने इस कला को सदैव प्रोत्साहित किया। वर्ली कलाकृतियाँ विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती हैं। इन्हें शुभ शकुन माना जाता है। इन कलाकृतियों में चित्रकला को त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवर के माध्यम से चित्रित किया जाता है। ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों की महिलाएं घर में मिट्टी के दीवारों पर बनाती हैं। इस कलाकृति में सीधी रेखा कहीं भी नजर नहीं आती। रेखाएं बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती हैं। इन्हीं के सहारे आदमी, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल, नगाड़े, बाजे, ताशे, खेत, बच्चे, स्त्री आदि बनाए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियों को गोबर मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए घोल से रंगा जाता है। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली, होली के उत्सवों पर भी घर की बाहरी दीवारों पर चौक बनाए जाते हैं। यह सारे त्यौहार खेतों की कटाई के समय ही आते हैं, इसलिए इस समय कला में भी ताजे चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तीलियों से ही किया जाता है। इन चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है। एक एक चित्र अलग अलग घटनाओं को दर्शाता है। वर्ली कलाकृतियों का सफ़र घर की गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तारीख में कैनवस तक आ पहुंचा है। इस लोक कला का चित्रण अब प्रिंट माध्यम से साड़ियों, चादरों आदि की छपाई और धागे से कढ़ाई के रूप में भी किया जाने लगा है। अगला है बच्चों मधुबनी लोक कला। मधुबन लोक कला बिहार क्षेत्र की है। मधुबन का अर्थ है शहद उद्यान या प्रेम का बगीचा। इस कला में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। यह कला आम केलों के झुरमुट से शुरू होकर हरे भरे तालाब एवं गांवों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह आसपास के मिथिला क्षेत्र में भी प्रसारित है, इसलिए विद्यापति की रचनाओं में भी इस कला के उच्चतम चित्रण देखने को मिलते हैं। मधुबनी की कलाकृतियाँ तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीप कर उसके ऊपर वनस्पति रंगों से पौराणिक गाथाओं को चित्रों के रूप में उतारा जाता है। कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग स्वयं तैयार करते हैं और बांस की तीलियों में रुई लपेटकर तुलिकाओं को भी स्वयं तैयार करते हैं। इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी लाल और सुगापंखी हरा रंगों का प्रयोग होता है। काला रंग ज्वार को जलाकर बनाया जाता है या फिर दिए की कालिख को गोबर के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है।
पलाश या टेसू के फूल से नारंगी, कुसुम के फूलों से लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। रंगों को अस्थायी और चमकदार बनाने के लिए उन्हें बकरी के दूध में घोला जाता है। इस कला के अंतर्गत मानव और देवी देवताओं के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक विषय, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तोते, कछुए, मछलियाँ, सूर्य, चंद्रमा आदि मधुबनी के प्रिय विषयों को भी सम्मिलित किया जाता है। भारतीय पौराणिक अवतारों के आधार झलक इनमें साफ स्पष्ट दिखाई देती है। बांस, फूल, कमल, लताएं और स्वास्तिक धन्य धान की समृद्धि के लिए शुभ मानक चित्र भी अंकित किए जाते हैं। दीवार और कागज के साथ यह कला मिट्टी के पात्रों, पंखों और विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले थाल और थालियों पर भी सजाई जाती है। अतः बच्चों, भारतीय समृद्ध कला परंपरा के ये तो केवल 4 नमूने हैं। इनके अतिरिक्त भी हमारे सांस्कृतिक में ऐसी कलाएं विकसित हैं जो विभिन्न इलाकों में आज भी प्रचलित हैं और हजारों लाखों कला धर्मियों ने, कला प्रेमियों ने वंशानुक्रमानुसार अपना जीवन कला को समर्पित किया है। इन कलाकारों के त्याग और समर्पण से ही ये कलाएं आज भी जीवित हैं। प्रकार बच्चों, हमने आज इस पाठ के माध्यम से भारतीय कलाकृतियाँ के बारे में जाना और हमारे देश में इनका क्या महत्व है, हमारी संस्कृति में इनका क्या स्थान है, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई। और ये चित्रकला अपनी अनोखी शैलियों के साथ आज हमारी संस्कृति को विभूषित कर रही हैं। थैंक यू।